भी बड़ा खतरा लोगों को लगता है इस बात का, और डर लगता है फिर उसके बाद कि अगर हम में से किसी को ये लक्षण आए या समस्या हुई तो हम फिर जाएंगे कहाँ, हमारा इलाज कैसे होगा। बहुत सी बातें हैं और बहुत ज़रूरत है इन तमाम बातों को यहाँ पर चर्चा में लाने की, डिस्कस करने की और इस तरह से डर को दूर करने की, क्योंकि डर तभी दूर होता है जब हम सही बात, सही तस्वीर लोगों के सामने रखते हैं। और आज इस विशेष कार्यक्रम में यही हमारी कोशिश रहेगी। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ है, हम परिचय कराना चाहेंगे। डॉक्टर एन माथुर, आप डायरेक्टर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। डॉक्टर माथुर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश चावला, आप चेयरमैन हैं पल्मोनरी केयर और क्रिटिकल केयर के अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी, आप डायरेक्टर हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और साथ ही आप आयुष मंत्रालय में आप सलाहकार हैं। और हमारे साथ कार्यक्रम के दौरान स्काइप के जरिए बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार चतुर्वेदी, आप सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं निमहांस से। थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे और फिलहाल हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर माथुर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार से रोज़ाना अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार 9,000 और 9,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, इसको लेकर अगर हम तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार की तैयारियां खासतौर पर अस्पताल को लेकर जो हैं वो कैसी हैं? तो हुआ ये है कि हिंदुस्तान में ये बीमारी थोड़ा सा हमने डिले कर दी जी। पीक पे हमें पता नहीं कि कब पहुंचेंगे, लेकिन उसके डेवलपमेंट में हमने उसको ब्रेक लगाया थोड़ा। वो कई पॉलिसीज़ की वजह से हुआ और इस दौरान अस्पतालों को ये थोड़ा टाइम मिला है। पिछले 2 महीने से सारे अस्पताल सारे कंट्री में उनको ये टाइम मिला कि वो अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको थोड़ा अप स्केल कर पाएँ जी। कुछ नई फैसिलिटीज़ डाल पाएँ, कुछ नए बेड्स डाल पाएँ, कुछ जैसे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी जब ये डिज़ीज़ आई इस चीज़ के लिए, तो वो डेवलप कर पाएँ। कुछ वेंटिलेटर्स ला पाएँ, ऑक्सीजन पोर्ट्स जहाँ नहीं हैं वहाँ पे ऑक्सीजन पोर्ट्स लगा पाएँ। हर एक बेड्स पे जितने भी बेड हम कहें कि ये कोविड के लिए हैं उस पे ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों करने के लिए हमारे पास 2-2.5 महीने मिले और ज़्यादातर अस्पतालों ने केंद्र के और राज्य सरकारों के इस टाइम को यूटिलाइज़ किया है और उसके लिए सभी सरकारों ने काफ़ी तालमेल के साथ जितना हो सकता था टाइम से ये सुनिश्चित किया है कि ये फैसिलिटीज़ बढ़ें। जी डॉक्टर चावला, एक बात हम आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे। ये बात बार बार चर्चा में आती है, लोग ये कहते हैं कि ये जो वायरस जो भारत में जो है, कुछ कहते हैं कि ये उतना ताकतवर नहीं है जितना कुछ और मुल्कों में है जहाँ जहाँ इसने काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा की। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत में लोगों की जो इम्यूनिटी है, ख़ासतौर पर अगर हम फेफड़ों की, लंग्स की अगर हम बात करें, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो कि वो बेहतर है? ये सब अटकलें हैं, अभी इस पे शोध पूरा होना बाकी है। देखिए, ये ज़रूर है कि जैसा इटली में या बाकी देशों में व्यक्तियों की मौत हुई वो कहीं ज़्यादा परसेंटेज में थी, वहाँ और भी कारण थे, वहाँ एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा थी। हमारे यहाँ उतना नहीं हुआ। जैसा डॉक्टर नीरज ने कहा, हमने रोका, हमने लॉकडाउन मेरे हिसाब से काफ़ी सही समय से लगा दिया, बिकॉज हम तैयार नहीं थे उस वक़्त जी। तो अब बहुत बेहतर है, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में कितनी भी तैयारी कम है। सो बहुत बेहतर है पहले से, अब लड़ने को तैयार हैं, तभी ढील दी जा रही है और आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। ये कहना कि जो वायरस यहाँ डिफरेंट ज़रूर है थोड़ा, बट इम्यूनिटी हमारी बहुत बढ़िया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बट ये है कि हमारे देश में लोगों को काफ़ी इन्फेक्शंस होते रहते हैं, उसका कोई रोल है कि नहीं है अभी इस वक्त कहा नहीं जा सकता। बट सिर्फ यही कहा जा सकता है कि हमारे देश में जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है, 3% से भी कम है, ज़्यादातर जगहों पे 3 से 5% के बीच में है। इटली और स्पेन और इन देशों में ज़्यादा था।
तो ये डेफिनेटली है कि अब हम तैयार हैं, और ये आने वाले जो 2 महीने हैं मेरे ख्याल से इनमें केसेस की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। ये ऑब्वियस है, लोग मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, बट जैसा कि आपने कहा कि डर, अब हमें इसके साथ जीना है और जीना सीख लेना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम इससे बच सकें। बिल्कुल डॉक्टर बसव रेड्डी, बात इम्यूनिटी को लेकर जब भी होती है तो फिर ये बात आती है कि योग और प्राणायाम की बड़ी भूमिका है। पिछले कुछ दिनों में आपका क्या अनुभव रहा, खासतौर पर अगर हम लॉकडाउन के दौरान की बात करें, ऐसी कौन सी क्रियाएं थी जो आपको लगा कि जिनका लाभ सबसे अधिक और सबसे कम समय में लोगों को मिल सकता है? क्या आप बांटना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? उसमें 3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले यौगिक हाइजीन कहते हैं हम लोग। कुछ डिटॉक्सिफिकेशन क्रियाएं हैं जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, नीति क्रियाएं हैं, उससे हमने यौगिक हाइजीन इसके बहुत मात्रा में लाभ पहुंचा है जी। दूसरा है कि प्राणायाम तो है, लेकिन प्राणायाम सही ढंग से करने के लिए कुछ अभ्यास, योगासन का अभ्यास चाहिए, क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाना है, उसके लिए कुछ सरल आसन का भी प्रयोग होता है। तीसरा है कि प्राणायाम, जब प्राणायाम करते कि लोग अभी श्वास प्रश्वास लेना तो है, लेकिन योग में क्या कहते हैं हम उसको रेशो है, मतलब एक लेने का मात्रा से ज़्यादा हमारा छोड़ने का, श्वास छोड़ने का मात्रा ज़्यादा होती है। सो ये तीनों चीज़ें जो यौगिक हाइजीन प्रक्रिया है। दूसरा है कि कुछ आसन और प्राणायाम, हम आधा घंटे या 40 मिनट का एक प्रोटोकॉल हमने जो भी बनाया, बहुत सारे आप वेबसाइट में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन में योग सिखा रहे हैं, इसका बहुत लोग लाभान्वित भी हो रहा है। उसके साथ साथ हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय में एक अच्छा सूची जारी किया है। कुछ हमारा आहार विधियों में भी हम कुछ बदलाव लाए, जो हमारा हेल्दी डाइट रहे वो हमारा इम्यूनिटी बढ़ाने में जो आएगा। मैं अभी पिछले 2 महीने में देख रहा हूँ आयुष मंत्रालय के जो भी सूची जारी की है उस पर बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सो हमारा क्या आयुष का किट हो, जो डाइट का किट हो, योगा का हमारा 40 मिनट का जो प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग पॉपुलर हो रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा इम्यूनिटी है और हमारा हेल्दी रहने का है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा अच्छा खाना, अच्छा सोना, और थोड़ा सा जो फ्री ऑफ फियर कहते हैं हम लोग जी, उसमें ज़रूर मिल जाता है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है, जिसमें अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है और आप तमाम सावधानियां बरतें तो जाहिर सी बात है आपका खतरा भी कम हो जाता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी अधिक है तो आपको इस वायरस का उतना असर होगा नहीं। ये बातें समझने की चर्चा में आज हम बहुत विस्तार से यही तमाम बातें आपसे साझा करेंगे कि किस प्रकार हम डर और भय के साथ जो एक अजीब सा माहौल बन जाता है उसको छोड़ें, और जानकारी से हम ये समझें कि हमें किस तरह रहना है अब कोरोना के साथ, और किस प्रकार हमें बिल्कुल डरना नहीं है। वो तमाम बातें हमें सीखनी हैं। हमें बाहर भी निकलना है, हम जानते हैं कि अब अनलॉक जिस तरह से शुरू हुआ है, हमें बाहर निकलना है, काम पर जाना है, बाजार भी जाना है, तो कुछ सावधानियां भी बरतनी। पहले ये संदेश देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा, और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।
तमाम बातें हैं जिनका पालन करना है और क्या क्या करना है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम वो फ़ोन नंबर आपको बता दें जिस पर फ़ोन करके आप यहाँ तमाम जो मेहमान आए हुए हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड और 23097532 ये स्टूडियो का टेलीफोन नंबर। आप प्रश्न पूछ सकते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक नज़र डॉक्टर माथुर, मैं चाहूँगा इससे पहले मैं सवाल पूछूं, इस वक्त जो आंकड़े जो स्थिति बताते हैं ज़रा हम वो भी देख लें कि इस वक्त भारत में जो कोविड-19 के जो केसेस हैं 2,36,000 से भी अधिक ये मामले हैं। डॉक्टर माथुर, एक बात तो ये जैसे डॉक्टर चावला ने भी कहा और बार बार अब ये बात हो ही रही है कि हमें इसी के साथ रहना, इस कोरोना वायरस के साथ रहना है, लेकिन एक बात और भी है, अभी ये मामले बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हुए मामले का मतलब हम क्या समझें कि मतलब इस समय खतरा ज़्यादा है, बाहर भी निकलना और ख़तरा भी ज़्यादा हो गया? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड है। हम कुछ और, अगर हमें कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते और अभी कुछ और हो रहा होता तो चिंता का विषय था। इट वाज एक्सपेक्टेड कि मामले बढ़ेंगे, लेकिन मामले उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जितनी रफ्तार से बढ़ सकते थे। एक बायोलॉजी में सेल्स जैसे रेप्लिकेट करते हैं, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो उसमें 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16, थिंग्स लाइक दैट। तो मामले भी उसी रफ्तार से बढ़ने चाहिए अगर तो डिजीज़ बिल्कुल रैम्पेंट है। तो क्योंकि वो उस तरीके से नहीं है तो ये एक संतोष का विषय है, एक अच्छी बात है। बट मामले बढ़ेंगे। मामले जो अभी बढ़ रहे हैं वो जैसे 9,000 मामले हर रोज़ आप देखते हैं कि करीब करीब बढ़ते हैं। पहले वो 5,000 थे, 4,000 थे, धीरे धीरे करके अब 9,000 की फिगर है, 10,000 की फिगर है। तो वो इतना वो तब है जबकि लॉकडाउन का असर दिख रहा है और जो भी लोगों ने एहतियात बरती हैं उसका असर है, नहीं तो ये मामले ज़्यादा होते। तो एक अपने आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जो आपने पॉलिसी बनाई है इट हैज़ वर्कड। उसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि पॉलिसी हैज़ वर्कड। अब इतने मामले भी नहीं बढ़ें, और या इतने मामले अगर बढ़ें तो हम उसको कंट्रोल कर पाएँ या उसको ट्रीट कर पाएँ, वो एक ज़रूर विषय है और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ठीक है, इस पर हम और चर्चा करेंगे। डॉक्टर चावला, एक बात बताइए, अब बात ये है कि अब टेस्टिंग को लेकर बात है कि अगर किसी को सिम्टम्स लक्षण नहीं आ रहे हैं तो फिर टेस्टिंग नहीं होगी या ज़रूरत नहीं टेस्टिंग की, और बहुत से मामलों में अगर लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं है तो घर पर ही रहें, होम क्वारंटीन रहें और घर पर ही ये तमाम इलाज हो जाएगा। अगर हम बात करें तो होम क्वारंटीन, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि इस वक्त मौसम ऐसा है, गर्मी है, फिर पता चलता है कि शाम को बारिश हो गई, मौसम ठंडा भी हो गया। गर्मी है तो लोग ठंडा पानी भी पीते हैं, फ्रिज की रखी हुई और चीज़ें भी खाते हैं, गला भी ख़राब हो जाता है तो डर लगने लगता है। तो बार बार ये शब्द आज कार्यक्रम में बार बार आता रहेगा, डर, भय, आशंकाएं, तो ज़रा ये दूर करते चलें, बताइए। देखिए, जैसा हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि अब इसके साथ रहना है, ये कुछ समय लगेगा जब ये इसके जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ये नहीं है कि इतने जितने अभी हो रहे हैं हर रोज़ ये इतने ही रहने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे इम्यूनिटी लोगों में आएगी, बिकॉज काफ़ी लोग जैसा कि आप भी कह रहे थे कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। अब इम्यूनिटी तो उनको भी आती है ना जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जी। तो सिम्प्टोमेटिक को इसीलिए टेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है बिकॉज सिम्प्टोमेटिक वो लोग हैं जो इनमें से कुछ ख़राब हो सकते हैं, जिनको सांस की दिक्कत आ सकती है, जिनको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसीलिए जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या उनके घर के कॉन्टैक्ट्स हैं अब टेस्ट नहीं किया जा रहा, ताकि हमारे पास सिम्प्टोमेटिक्स जो हैं जिनको सिम्टम्स हैं उनके लिए किट्स जो हैं सही मात्रा में हो। इसका ये रीज़न है। और इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो घर पे क्वारंटीन करें। अब आप कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सब चीज़ें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई चीज़ नहीं खा सकते। आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं
कि मैं आज जा रहा हूँ तो मास्क डाल लूँ और कल नहीं डालूँ, मार्केट जा रहा हूँ तो मैं डाल लूँ, कोई बाहर से आया तो ना डालूँ। आपको किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में आप आते हैं, आप दोनों का मास्क डालना ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैंने डाला है तो मैं सेफ़ हूँ और दूसरे ने नहीं डाला है तो आपको उतना ही खतरा है। आप उसको बचा रहे हैं आप मास्क डाल के, बट वो आपको नहीं बचा रहा। तो अगर आप किसी से भी मिलते हैं, आप मत मिलिए अगर उसने मास्क नहीं डाल रखा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आप कह रहे हैं, बिकॉज ये जो मास्क हैं ये मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे प्रोटेक्ट करिए। अगर आप मैं मास्क डालता हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ, मैं खांसता हूँ, मेरा कोई भी जो कण है वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुँच रहा, बट वो जब खांस रहा है उसकी चीज़ें छींटे मेरे ऊपर कहीं मुझे नुकसान, क्योंकि जो मास्क डालते हैं सर्जिकल मास्क या क्लॉथ मास्क ये 100% प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, मगर अगर मैंने डाला है मैं दूसरे व्यक्ति को ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन दे रहा हूँ जी। तो इसीलिए ज़रूरी है जब आप किसी से इंटरेक्ट करें, आपके घर कोई आया है, अगर उसने मास्क नहीं डाला है तो उसको कहिए कि मास्क डाले, वो मास्क डाले और उससे 6 फीट की डिस्टेंस पे खड़े हों। ये एक जो मंत्र है ये आप अगर पालन करेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको हो। ये बहुत महत्वपूर्ण और दूसरा बात है जी। इसका ये सिंपल सा, आई प्रोटेक्ट यू, यू प्रोटेक्ट मी। ठीक है, आप मेरी सहायता करिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को कहा जाता है कि अगर 2 व्यक्ति गाड़ी में बैठे हैं तो दोनों को मास्क डालना जरूरी है। ये नहीं कि ड्राइवर ने डाल रखा है और मालिक को नहीं डाल रखा, उसको भी डालना जरूरी है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो वो अपने ड्राइवर को दे सकता है, चाहे हालांकि उसने मास्क भी डाला हुआ है। फिर वही बात, कुछ लोग ये कहते हैं जब 2 लोग मिल रहे हैं वो कहते हैं कि तुमने मास्क लगाया हुआ है तो मुझे लगाने की क्या जरूरत है, तुम क्या डरते हो? तो ये फिर वही डर की बात वैसे करते हैं। बात है ये जो धारणा है ये, अगर आप किसी व्यक्ति से मिले हो जिसने मास्क नहीं डाला तो आपने मास्क डाला हुआ तो आपको ज्यादा खतरा है, उसको नहीं है ज्यादा खतरा। तो आज के कार्यक्रम का अभी एक संदेश तो आ गया है, आप आज की तारीख में अब किसी से भी मिलते हैं, सामने वाले व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं लगाया है तो आप उससे ना मिले, और अगर आपने नहीं लगाया है तो आपसे कोई ना मिले, ये बात तय हो जानी चाहिए। नफरीन खान है दिल्ली से फिलहाल टेलीफोन लाइन पर। नफरीन जी बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहती हैं बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब और आप सबको नमस्कार सर। हमारा भी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहती हैं। सर हम सारी एहतियात को बरत रहे हैं, लेकिन जैसे मास्क वगैरह डिस्टेंस से हम निकलते ही नहीं घर से बाहर, बहुत जरूरी 2 दिन का एक साथ दूध ले आते हैं, कोई भी चीज है ठीक, लेकिन जो सामान आता है उसको भी हम सैनिटाइज करते हैं, डरते हैं, दूध के पैकेट वगैरह है उनको सैनिटाइज कर लेते हैं, या तो हकीम लोग बताते हैं कि सोडे में डाल दो, खाने के सोडे के अंदर पानी के साथ उसको कर देते हैं, सब्जी वगैरह को पानी में डाल देते हैं। और क्या मजीद ज्यादा और क्या करें एहतियात के लिए कि एंट्री ही ना करना पाए घर का जो सामान आए खाने पीने का। और हमारे बच्चे लोग बिल्कुल लॉक से हो गए हैं, हम लोग तो एक्टिविटी करते हैं दोनों माता पिता बच्चों की हम लोग, लेकिन बच्चे लोग हमारे बिल्कुल लॉक हो गए, हम कुछ नहीं कर पाते, खाते पीते बैठे रहते हैं। प्लीज बहुत गाइड करें प्लीज। बहुत आपका वाजिब सवाल और बहुत अहम सवाल है आपका। उसका एक हिस्सा जो है सामान जब घर पे लाते हैं तो डॉक्टर माथुर क्या बताना चाहेंगे आप? तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ये पॉसिबल है कि सामान जो आता है या सब्ज़ी है या कोई भी पैकेट है उससे संक्रमित होने के चांस हैं, टेक्निकली हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है जिससे कि आप संक्रमित होते हैं। कॉमन थिंग्स फर्स्ट, सबसे ज़्यादा संक्रमित जो लोग होते हैं वो होंगे पुअर रेस्पिरेटरी हाइजीन से, खांसी, छींक या आप सांस किसी दूसरे की सांस के पास में आए, तो ये मेन रीज़न है जिससे कि संक्रमित होगा। तो इसको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय ये इस पे चिंता करने का कि सामान को हम। बट डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं ये बात भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा है। कोई भी सामान आता है, चाहे वो दूध के पैकेट हों, अखबार हो और सब्जियां हों, दवाइयां हों, इसको लेकर लोगों के मन में एक डर तो है। कुरियर आता है तो लोग कहते हैं इसको कोई उसे छूने को तैयार नहीं। आज की तारीख में तो पहले घंटी बजती थी, लोग दौड़ते थे कि चलो हम देखेंगे क्या सामान आए। तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि इसके लिए इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट द कॉमनेस्ट वे बाय विच द इन्फेक्शन ट्रेवल्स। आप ये कह रहे हैं कि उसमें खतरा बहुत कम है, बहुत कम है, थियोरेटिकल है मतलब। जी। अच्छा। तो लेकिन एहतियात बरतें, बट परेशान नहीं हो उसके लिए। अगर आप कुछ चीज़ बाहर से लाए हैं, सब्जी लाए हैं, उसको एक बार धो लीजिए,
दैट्स इट। और या आपने बाकी कोई जो पैकेट्स प्लास्टिक के पैकेट हैं, दूध का पैकेट है, पैकेट्स हैं, साबुन पानी से धो लीजिए। उनको भी पानी से धो लीजिए, अच्छा। दैट्स इट। और या आप कोई पैकेट, कोई बहुत बड़ा कोई पैकेट है जिसको आप धो नहीं सकते हैं, कुछ देर आप थोड़ी बाहर रख दीजिए और उसके बाद आप ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि उसमें वायरस नहीं होगा। ठीक है। डॉक्टर चावला, इसी बात को और उनकी जो बात का, नफरीन जी की बात का एक और जो हिस्सा था वो उसके कि मास्क भी लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बच्चे, लेकिन लोग घर में जैसे बंद से हो गए हैं। अब बाहर निकलेंगे तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है? सोशल मीडिया एक अपनी उस पर जो 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 ज्ञान, जो यूनिवर्सिटी कही जाती है, उस यूनिवर्सिटी का एक ज्ञान ये भी रहता है कि आप अगर बाहर निकलते हैं, सैर को जाते हैं, कोई खांस या छींक कर गया तो आधे घंटे तक हवा में वो वायरस रहता है। ज़रा ये कुछ चीज़ें ज़रा बताते चले। देखिए, एक तो ये है कि हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अभी सब्जियां और ये सब चीज़ें जब भी आएँ, जब उनको धोएं, जब भी ऐसी कोई चीज़ रिसीव करें, आप हाथ अपने ज़रूर धोएं। और वो सामान धोने के बाद अपने हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपके हाथ अगर साफ़ हैं तो अगर आप नोज़ को टच भी करते हैं तो हाथ साफ़ हैं तो कम चांसेस हैं कि आप कम चांसेस है, मतलब फिर भी अगर मैंने हाथ धोए हुए, मैं ऐसे करता भी हूँ अच्छा। तो कम चांस है। अगर मैंने किसी वस्तु को छुआ है और मैंने हाथ नहीं धोए जी, मैंने ला के कोई पैकेट रख दिया और उसके बाद हाथ नहीं धोए जी, तो उसमें थ्योरेटिकल जो कह रहे हैं बहुत कम चांसेस होते हैं इन फोमाइट से होने को, बट है ये थ्योरेटिकल रिस्क है, तो इसीलिए एहतियात वहाँ भी बरतने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। जी। दूसरी, आप वो कह रहे थे कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। देखिए, बच्चे भी बड़े भी जो भी घर से बाहर निकलेंगे, क्या सावधानी बरतेंगे? सबसे ये समय नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल जैसा तो नहीं है। जब ज़रूरी नहीं है तो बाहर नहीं निकलें, पहले बात तो ये है। अगर आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे घूमने के लिए मत चले जाएं, पहली अच्छा, बात तो ये है। फालतू में बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब भी बाहर जाएं तो बच्चे को बता के बोलें कि जैसे कहते हैं ना, अपना ख्याल रखना, अब कहना मास्क डाल के रहना, ये हमें कहना पड़ेगा। बिकॉज अगर उसने मास्क उतारा और कहीं किसी जगह पे उसने सावधानी नहीं बरती तो वो हो सकता है। और हो सके तो एक छोटी सी शीशी ना, ये जो सैनिटाइज़र होता है, वो अपने जेब में रखना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें अगर आप रखेंगे, दूर खड़े होंगे और जहाँ भी किसी वस्तु को टच करते हैं तो अपने हाथ थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल के और उसको हाथ को अच्छी तरह से अगर आप वॉश करते रहते हैं तो आपको जो रिस्क है वो बहुत कम है। इन्होंने बच्चों की बात उठाई। देखिए, बड़ों को तो आप समझा लेंगे, लेकिन बच्चे तो खेलते हुए या बाहर निकले, मास्क को छू भी लिया या ध्यान उन्होंने नहीं दिया, उनको क्या कहना चाहेंगे? तो उनको समझाना पड़ेगा आपको। अच्छा, बच्चे बहुत जल्दी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चों को ये समझाया जाए, बच्चों की रादर हमसे ज़्यादा होती है समझने की शक्ति, अगर उन्हें सही तरीके से समझाएंगे तो वो एहतियात बरतेंगे। बच्चों को वैसे भी इस बीमारी का रिस्क फॉर्चुनेटली बहुत कम है, बट हमें उनको जहाँ तक हो सके इससे बचाना चाहिए। चलिए, तो बच्चे खेलने जाएं पार्क वगैरह में? पार्क में जाएं, बट बहुत इकट्ठे ना हों, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं तो फिर संक्रमित होने के चांसेस रहेंगे। जी, देखिए, ये भी बड़ा मुश्किल समय है। बच्चे आपस में मिलके ना खेलें, ये आज के दौर में ये भी करना पड़ेगा बच्चों को। और फिलहाल हम बेंगलुरु चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संतोष चतुर्वेदी। आप सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं विमान से, और साथ ही आप चेयरपर्सन हैं नेशनल टास्क फोर्स फॉर साइकोलॉजिकल एक्शन प्लान फॉर कोविड-19, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे जो अहम सवाल सबसे पहले हम आपसे यही करना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के इस दौर में सबको डर बहुत लगता है, तो ये जो डर है, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? मृत्यु का डर है या लोगों को लगता है कि मतलब ये एक अदृश्य चीज है, हमको दिखती ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं कि ये है क्या? देखिए, हमारे देश में इस भय के कई कारण मैं देख सकता हूं। एक तो ऑफकोर्स क्योंकि ये जो वायरस है जिसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पता है, इसका कोई इलाज नहीं है, बड़ी जल्दी फैल जाता है, तो लोगों को एक भय वायरस की वजह से है। दूसरा भय उनको ये है कि कहीं उनकी वजह से उनके परिवार वालों को, मित्रों को ये फैल ना जाए, तो इस वजह से भी होता है।
तीसरा भय ये है कि पता नहीं कितने दिन रहेगा, ये दोबारा आएगा नहीं आएगा, उसके बारे में लगता है। लेकिन हमारे देश में एक और कारण भय का ये हो गया था, क्योंकि जब लॉकडाउन किया तो बड़ा स्ट्रिक्टली किया, पुलिस आ गई बीच में, तो जब भी पुलिस आती है तो लोग घबरा जाते हैं। लोग सोचते हैं पुलिस का, जबकि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन लोग पुलिस से डरते हैं। तो जितना वायरस से डरते हैं उतना पुलिस से भी डरते हैं, वो भी एक कारण बन गया भय का। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, भय जो है यहाँ इतना बुरा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा वो डर गया वो बच गया, क्योंकि अगर लोग डरेंगे तो फिर अपने घर में रहेंगे, सावधानी से रहेंगे, इधर उधर नहीं निकलेंगे। दूसरा ये हुआ कि डर की वजह से लोगों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू की, लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ गई है, अवेयरनेस बढ़ गई है, सरकार में अवेयरनेस बढ़ गई है, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ गई है, और स्कूल कॉलेजों में बच्चों में अवेयरनेस बढ़ गई है। तो ये नहीं है कि भय की वजह से बुरा ही बुरा है, भय का एक अच्छा भी है। लेकिन इस भय की वजह से कुछ लोगों ने आत्महत्या भी की है, और कुछ लोगों को आत्महत्या करने का डर भी लगता है। उन्हें ये गिल्ट होता है कि मेरी वजह से किसी और को ये बीमारी हो जाए, क्यों ये, और क्योंकि ये थोड़ी बड़ी रैपिडली प्रोग्रेसिंग बीमारी है, और इसका इलाज क्योंकि नहीं है तो केवल वेंटिलेटर पर रहना पड़ता है, रेस्पिरेटरी वो उनको चाहिए होती है सहायता। तो लोगों को ये पता है कि बहुत मुश्किल है। तो आजकल देख रहे हैं लोगों के अस्पतालों में, लोगों को इसमें अपने आप को संभालने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है। तो भय के कई सारे कारण हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी, अब ये जो भय है उसके आपने कुछ फायदे भी बताए कि लोग जानकारी बहुत रख रहे हैं, लेकिन इस भय का दूसरा जो नुकसान जो हो रहा है वो ये कि जो भी कोई बात कह देता है, भले ही वो सही ना हो, प्रामाणिक ना हो, लोग उस पर भी भरोसा कर लेते हैं क्योंकि वो डरते हैं। जबकि हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि बहुत से मामले, और हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और 80% मामलों में जैसा आप सब बताते हैं कि उसमें तो किसी तरह की कोई दवाई की, किसी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो डर का एक नुकसान ये भी तो हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसका एक कारण ये भी है कि इसकी जानकारी इतनी ज्यादा हो रही है सोशल मीडिया में, मास मीडिया में, टेलीविजन पे। जैसा कि आप ध्यान दें कि पिछले कुछ दिनों में 90-95% समय समाचारों में केवल कोरोना के बारे में होता है। मान लीजिए एक मरीज भी बढ़ जाता था तो वो हेडलाइन बन जाती थी, तो लोगों को उससे भी बहुत परेशानी होती थी। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि जैसे हर्ड इम्यूनिटी होती है वायरस के लिए, एक हर्ड इम्यूनिटी है जो सुनी हुई इम्यूनिटी है। लोग अफवाहें से घबरा जाते हैं, अफवाहें वायरस की तरह ही तेज बढ़ रही हैं। वायरस बाद में जाता है, अफवाहें पहले पहुंच जाती हैं। तो उसको सही करने के लिए लोगों को ऑथेंटिक सोर्स हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की साइट है, WHO की साइट है, और जो बड़े साइंटिफिक लोग हैं डॉक्टर से उनको पूछना चाहिए, ना कि लोग जो अपनी तरफ से बना देते हैं कि हो सकता है ऐसे फैल जाए, ऐसे इस तरह से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, इस तरह से ये काम करिए, इस तरह से ये काम मत करिए। तो उससे क्या है, बहुत बहुत हानि हो रही है। तो मेरा ये सुझाव है कि जैसे लॉकडाउन हुआ, एक मीडिया पे भी थोड़ा लॉकडाउन होना चाहिए, ताकि मीडिया जो है एक सीमित तौर पे उचित जानकारी थोड़े समय के लिए दे, और वो थोड़ी बैलेंस्ड जानकारी हो, पॉजिटिव जानकारी भी दी जाए कि भाई यहाँ लोग अच्छे भी हो रहे हैं। क्योंकि अभी भी वही बात है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, 80-85-90% लोगों में माइल्ड बीमारी होती है, ठीक हो जाते हैं, है ना। हजारों में से अभी भी मृत्यु जो है और देशों के मुकाबले में काफी कम हुई हैं। तो वो जो है वो दिखाती नहीं है। तो इस वजह से भय भी बढ़ता है और अज्ञानता भी बढ़ती है। डॉक्टर चतुर्वेदी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मीडिया